नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। शिंजो एबे, इंडियाज बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों, आज हम शिंजो एबे साहब के जीवन के साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। भारत और जापान के रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने शिंजो एबे साहब के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स शेयर किए हैं, तो उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि एक महान लीडर, जापान का एक्स प्राइम मिनिस्टर, अब हमारे बीच में नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक लाइन भी कही है कि दुनिया ने एक विजनरी खोया है। आई हैव लॉस्ट डियर फ्रेंड। मैंने तो अपना एक पक्का यार, मैंने तो अपना एक बेस्ट फ्रेंड खो दिया है। अनफॉर्चुनेटली अब शिंजो एबे साहब इस दुनिया में नहीं रहे। कल एक व्यक्ति जिसका नाम है, आपकी स्क्रीन पर इसकी तस्वीर है, ये जो व्यक्ति है ये है तेत्सुया यामागामी। तेत्सुया यामागामी ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो एबे पर गोली चलाई। ये जो यामागामी है ये जापान की नेवी में भी काम कर चुका है और इसने अपने हैंडमेड गन से फायरिंग किया और शिंजो एबे साहब जो हैं वो बुरी तरह से इंजर्ड हुए। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और कुछ घंटों के बाद ये दुखद खबर आई कि वो अब हमारी दुनिया में नहीं रहे। आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो व्यक्ति हैं, इसने क्यों शिंजो एबे साहब की हत्या की, क्यों उन पर गोली चलाई। यह कहा जाता है कि ये व्यक्ति का ये मानना था, या फिर ये व्यक्ति जो हैं वो कोई एक ग्रुप हैं जिसके साथ इसका कोई पर्सनल इश्यू चल रहा था। और ये जो यामागामी है उसका मानना ये था कि शिंजो एबे साहब जो हैं वो इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए इस व्यक्ति ने, यानी कि यामागामी ने शिंजो एबे साहब पर गोलियां चलाई। बाय द वे, ये जो इन्फोग्राफिक आपको आज देख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर ये इन्फोग्राफिक आपको देखने को मिलता है एंड बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आपको ये इन्फोग्राफिक जो है, इस प्रकार के जो फोटोज़ हैं वो देखने को मिलेंगे। अब शिंजो एबे साहब के जीवन के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देख लेते हैं। 2006 में शिंजो एबे जापान के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने। उस टाइम पर उनकी एज थी 52 ईयर्स। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि जापान में 90, 95, 100 राइट, इतने सालों तक लोग जीते हैं, यानी कि वहाँ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। और जापान में, हमारे देश में जो 50 है ना, उसको हम कहते हैं कि आदमी जो है वो बूढ़ा हो गया है, लेकिन जापान में 52 इज़ नॉट दैट बिग एज। तो जापान को एक बहुत ही यंग प्राइम मिनिस्टर मिला था 2006 में। एक साल के बाद विद इन 1 ईयर उनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो एंड हो गई, लेकिन 2012 में वो फिर से जापान के प्राइम मिनिस्टर बने। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आप जापान की हिस्ट्री को देखेंगे देन यू विल फाइंड कि 2012 से 2020 तक शिंजो एबे जो हैं वो जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे एंड ही बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर ऑफ जापान। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि 2020 में क्या हुआ था, बेसिकली वो, उनको पेट की कुछ बीमारी थी, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती थी, तो इसकी वजह से 2020 में उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उनके जो नाना जी थे उनका नाम था नोबुसुके किशी। नाना जी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और कहा जाता है कि उनके नाना जी ने शिंजो एबे साहब को ग्रूम किया था, उनको पूरी ट्रेनिंग और सारी चीज़ें जो हैं उनको सिखाई थी। उन्होंने पढ़ाई जो है वो टोक्यो यूनिवर्सिटी से की, फिर सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी वो गए एंड उनके जो पिताजी हैं वो भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। 1987 में उनकी शादी हुई। और दोस्तों, जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको चेंज करने का उनका एक सपना था, क्योंकि क्या था कि जापान को कुछ
इश्यूज हो गए थे, राइट, ये चाइना के साथ और ख़ास करके नॉर्थ कोरिया के साथ, और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात जो है, वो एक मुहिम जो है वो शिंजो एबे साहब ने उठाई, और बेसिकली जापान को और ज़्यादा डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग बनाने की मुहिम जो है वो उन्होंने स्टार्ट की। अभी भी वो सपना जो है वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो शुरुआत है वो उन्होंने की। एक और चीज़, आपने कई बार एबेनॉमिक्स के बारे में सुना होगा, राइट, व्हाट एग्जैक्टली इज़ एबेनॉमिक्स। एक समय आ गया कि जापान जो इनोवेशन के लिए काफ़ी जाना जाता है, तो इसमें एक प्रकार का लल आ गया, इसमें एक ड्रॉप देखने को मिला। तो एबेनॉमिक्स के माध्यम से उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई, उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां बनाई कि जापान की इकोनॉमी जो है वो फिर से इनविगोरेट हुई, और जो एक इनोवेशन का स्पिरिट है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्पिरिट है, वो जापान में फिर से रीकिंडल हुआ। सो दैट्स व्हाट एबेनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने उनके बारे में ये कहा है कि he was an outstanding leader of जापान। उन्होंने कहा कि एक टावरिंग ग्लोबल स्टेट्समैन है, यानी कि अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो जो लीडर्स आते हैं ना, बड़े बड़े लीडर्स के नाम जब हम लेते हैं तो उनमें शिंजो एबे जो हैं एक बहुत ही टावरिंग फिगर हैं, और उन्होंने ये कहा कि उनके वजह से जापान और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है वो एक नई ऊंचाई तक पहुंच गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, और आज के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल जो है वो प्रिंट हुआ है। उन्होंने कहा कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, 2007 की बात है, जब वो पहली बार मिस्टर एबे को मिले, जब वो जापान गए थे, राइट, और तब से ही उन्होंने कहा कि पहली बार जब मैं उनसे मिला तब से हमारे दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप हो गया, एक ऐसा रैपो हमारे बीच में डेवलप हो गया कि जो ऑफिस की जो ट्रैपिंग्स होती है कि एक प्राइम मिनिस्टर है देश का, और उस टाइम पर मोदी साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर थे, तो वो सारे प्रोटोकॉल्स और वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई, और हमारा पर्सनल रेपो जो है उसकी वजह से हम दोनों, यानी कि जापान और गुजरात राज्य जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप कर पाए। शायद आपको याद भी होगा कि जब हमारे मोदी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने तो पहला देश जो उन्होंने विज़िट किया दैट वाज भूटान, और भूटान के बाद कोई ऐसा देश जो हमारे नेबरहुड के बाहर अगर कोई देश उन्होंने विज़िट किया तो दैट वाज जापान। सो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के दोनों देशों के बीच में कितने अच्छे रिलेशनशिप हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, राइट, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब क्योटो में एक तोजी टेम्पल है तो उसकी विजिट पर गए थे, तो दिस वाज ए बिग थिंग। इसी के साथ दोनों नेताओं ने जो वहाँ की बुलेट ट्रेन है जिनको कहते हैं शिनकानसेन, तो शिनकानसेन में भी दोनों नेताओं ने एक ट्रेन की जर्नी की। और फिर जब शिंजो एबे साहब भारत आए तो उनको अहमदाबाद ले गए, और वहाँ पर साबरमती आश्रम जो है वहाँ पर वो गए, पीएम मोदी साहब उनको ले गए। गंगा की आरती भी की उन्होंने काशी में, राइट, और टी सेरेमनी दोनों नेताओं के बीच में हुई थी जापान में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दोनों नेताओं के बीच में जो एक इंटरेक्शन है उसका एक लॉन्ग लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक और चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहते हैं कि वो पर्सनली उनको बहुत ही याद है, वो ये है कि जो जापान का माउंट फूजी है, तो माउंट फूजी के नज़दीक में एक जगह है जो ये शिंजो एबे साहब का फैमिली होम है, और वहाँ पर बहुत ही कम लोगों को इनवाइट किया गया है, और उनमें से एक व्यक्ति हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर है इसलिए, जेन्युइनली दोनों नेताओं के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी कहते हैं कि 2007 के बाद और 2012 तक, राइट, 2007 से 2012 और 2020 के बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, राइट, कि 2012 में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए जापान के, तो 2007 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब उनके कांटेक्ट में आते हैं तब से 2012 तक, फिर 2012 से 2020 तक तो डेफिनेटली, और 2020 के बाद भी वो प्राइम मिनिस्टर साहब के अच्छे, हमारे जो मोदी साहब हैं उनके काफ़ी अच्छे उनके साथ रिलेशनशिप थे, अच्छी फ्रेंडशिप रही।
every meeting with Abe San was intellectually stimulating. जो हमारे यहाँ पर कैसे हम कहते हैं नरेंद्र भाई या फिर प्रशांत भाई, जैसे हम भाई लगाते हैं राइट, या भैया लगाते हैं, भैया जी लगाते हैं, वैसे जापान में सैन लगाते हैं. तो एवरी मीटिंग विद एबे सैन वॉज इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग. ये प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जब भी मैं उनसे मुलाकात करता था तो मेरे लिए एक बहुत ही इट वाज लाइक इंटेलेक्चुअली, मुझे गवर्नेंस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कल्चर के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में और कितने अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में वो मुझे आइडियाज़ देते थे, इनवैल्यूएबल इंसाइट्स देते थे. और उनसे ही इंस्पायर होकर गुजरात की जो इकोनॉमिक चॉइसेस हैं, बहुत सारे डिसीजंस जो हैं गुजरात के लिए जो लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, तो उन्होंने उनसे सलाह मशवरा लिया. और वी नो कि गुजरात जो है वो उसको एक रोल मॉडल माना जाता है डेवलपमेंट का. दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन है ये इतना ज़्यादा नहीं है राइट, या फिर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन शिंजो एबे साहब ने इसमें एक पर्सनल इंटरेस्ट लिया और आज बहुत सारे लेवल्स पर भारत और जापान जो है वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं. इनफैक्ट दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कहते हैं. सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विथ इंडिया. देखिए यहाँ पर मैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो शायद आपको किताबों में, मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में उतना इजीली पढ़ने को ना मिले. जापान एक ऐसा देश है, जापान अकेला ऐसा देश है जिस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ है, ये हम सब जानते हैं. जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर वेपन्स और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है. जापान का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जापान का पॉलिटिक्स जो है वो ये भी कहता है कि जिस देश ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की है इसके साथ न्यूक्लियर डील नहीं करनी है. और भारत जो है वो एक ऐसा देश है जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किया बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना. तो क्योंकि पाकिस्तान ने साइन नहीं की है, अगर हम एनपीटी को साइन करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, थिंग्स लाइक दैट. अगेन नॉट गोइंग टू मच डीप इनटू इट, बट आप ये समझ लीजिए कि एनपीटी भारत ने साइन नहीं की है. इसके बावजूद भी एक ऐसा देश जिस देश में न्यूक्लियर टॉपिक जो है बहुत ही टैबू टॉपिक है, तो ऐसा देश भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट करता है. दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि जापान को भारत पर कितना भरोसा है. दूसरी चीज़, भारत और यूएसए के इतिहास में जब आप जाएंगे तो यू विल फाइंड कि जो हमारी न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हमारा यूएसए के साथ हुआ ना मनमोहन सिंह साहब के समय काल में, तो ये इनकम्प्लीट है जब तक हम जापान के साथ ये डील साइन नहीं करते तब तक, क्योंकि ज़्यादातर ये जो यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो जापान का है. बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, बट दिस इज़ ए फैक्ट. तो यूएसए के साथ हमारी न्यूक्लियर डील हो जाए तो उससे उतना ज़्यादा फ़ायदा हमें नहीं होगा, लेकिन जब तक हम जापान के साथ डील नहीं करते तब तक यूएसए वाली डील भी कंप्लीट नहीं मानी जाती, या फिर कंप्लीट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जापान की कंपनी के बिना तो यूएसए की कंपनीज आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये सारी कंपनीज की मेन मालिक जो है वो जापानीज़ कंपनीज हैं. तो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भारत के साथ करना, अब आपको समझ में आ गया कि ये जो जापान के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है. बुलेट ट्रेन राइट, भारत में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है वो इसके ऊपर काम चल रहा है. आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न राइट, बताइए कौन से दो शहरों को बुलेट ट्रेन जो है, ये जापानीज बुलेट ट्रेन जो है हमारे देश की पहली बुलेट ट्रेन जो है वो कनेक्ट करने वाली है. स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है. तो हमें एक राइट प्राइस पर जल्द से जल्द ये बुलेट ट्रेन मिल जाए भारत को, इसको लेकर भी पर्सनली शिंजो एबे साहब ने बहुत मेहनत की. His contribution to India-Japan relations was richly recognized by the conferment upon him of the prestigious Padma Vibhushan in 2021. 2021 ने भारत ने शिंजो एबे साहब को पद्म विभूषण दिया बिकॉज ऑफ नर्चरिंग इंडिया-जापान रिलेशनशिप. 2007 की बात है. 2007 में उन्होंने इंडिया की पार्लियामेंट को एड्रेस किया था. और दोस्तों, जापान के ये जो शिंजो एबे साहब है इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि
आज से ही आप पकड़ लीजिए 2007 से फ्यूचर में ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रियलिटी जो है वो चेंज हो रही है। और इस सदी में अगर कोई क्षेत्र सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा तो दैट विल बी इंडो पैसिफिक। तो आज हम जो इंडो पैसिफिक और क्वाड के बारे में बात करते हैं, फिर आसियान फोरम्स, इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ही डाइड डूइंग वॉट ही लव्ड द मोस्ट। कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के शिंजो एबे साहब को लोगों को प्रेरित करना, उनको इंस्पायर करना बहुत पसंद था, और वही करते करते उनका निधन हो गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि हम शोक व्यक्त करते हैं और ऐसा ही लग रहा है कि हमारा ही कोई व्यक्ति जो है वो हमें, हमारा ही जैसे भारत के परिवार का कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया हो, उतना ही दुख जो है वो हमें हो रहा है। उन्होंने अपने कॉन्डोलेंसेस दिए हैं, यानी कि जो शोक व्यक्त किया है, और ख़ास करके उनके जो वाइफ हैं, उनके परिवार और जापान के लोगों को भारत ने कहा है कि हम इस दुख में आपके साथ हैं, राइट, आपके सहभागी हैं। हम इस दुख को आपके साथ शेयर करके उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओम शांति कहते हुए अपने आर्टिकल को विराम दिया है। So that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. May his soul rest in peace. Jai Hind.